हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज के क्लास में इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीके बोस का जो क्लास 12th का केमिस्ट्री पेपर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बनने जा रहे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू, एंड विल सी शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज कहाँ से पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स कहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं, और लॉन्ग आंसर जो है या 3 मार्क क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस की। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अगर हम सॉल्यूशंस में बात करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर एमसीक्यू की बात करेंगे, एमसीक्यू आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स से। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी या मोलेलिटी पे क्वेश्चन आएगा, विच विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। तो यहां से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम 2 मार्क क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आपको इनकी डिफरेंस याद रखनी है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर मैं 3 मार्क क्वेश्चन की बात करूंगा ना, यहाँ पे 3 मार्क क्वेश्चन क्या आ सकता है, रूल्ट लॉ आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रूल्स लॉ। रोल्टस लॉ और रोल्टस लॉ में दोनों टाइप आपको डिस्कस करने होंगे, फॉर आइडियल सॉल्यूशंस एंड फॉर सॉल्यूशंस विच इन विच अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, 5 मार्क का क्वेश्चन जहां से आ सकता है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक को, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक है, इसको आप ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है हमें, लेकिन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP। दीज आर 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा ये है ना। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, कहाँ से आ सकता है, वन टॉप फैक्टर। कोई आपको देगा इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट पे आपको निकालना होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट हम सोल्यूशन में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो वहां पे आपको वन टॉप फैक्टर आयोटा निकालना होगा। वन टॉप फैक्टर, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वन टॉप फैक्टर। ये हो गई हमें सोल्यूशन की बात, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट यूनिट जो है, उसकी बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकती है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से आएगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको ई नॉट ऑफ द सेल, दैट्स ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल निकालना होगा। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। आपको न्यूमेरिकल आएगा कोलराश लॉ के बेसिस पे। कोलराश लॉ के बेसिस पे। कोलराश लॉ के बेसिस पे। अगर आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जाना चाहते हो ना, तो इन 2 टॉपिक से वहां पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, वहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब यहां से आपको MCQ आएगा या डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ से कुछ डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पे 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और वो कौन से है, डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE को डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेशन ऑनली मैं लिखूंगा, इसको डिफाइन डिफाइन ही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी में आपको आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप जब आप डिफाइन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दोनों डिफाइन करने हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक तो आपको ई नॉट ऑक्सीडेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा, और एक तो आपको ई नॉट रिडक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए ना, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इनको कैसे आप डिफाइन करोगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को, है ना।
उसके बाद अगर हम 5 मार्क क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है नर्न्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे, नर्न्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे, है ना। नर्न्स्ट इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्न्स्ट इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे, या तो डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, नर्न्स्ट इक्वेशन को डेराइव करो और इसकी एप्लीकेशन बताओ, या मोस्टली आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई मेटल इलेक्ट्रोड देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा आपके पास मेटल एम है एंड इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट फॉर्म एम एन प्लस, प्लस इट गिव्स एनी इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए आप राइट डाउन करो नर्न्स्ट इक्वेशन, तब ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन होगी, उसके लिए आपको लिखना होगा क्या, नर्न्स्ट इक्वेशन, है ना। या एम को रिप्लेस करके ये कोई मेटल आयन देगा, फॉर एग्जाम्पल जेड एन देगा, जेड एन गिव जेड एन टू प्लस, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा नर्न्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कोलराश लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का तो आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलराश लॉ। तो कोलराश लॉ में यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कोलराश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड ई नॉट ऑफ द सेल, डेल जी एंड ई नॉट ऑफ द सेल, इनके बीच की रिलेशन, डेल जी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ द सेल, एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये होगी डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो ये रिलेशन आपको इसके बारे में पूछेगा कि ये रिलेशन क्या है ना। या इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल, अगर थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर आ गया तो इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछेगा, वैसे भी हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, पेपर जो होता है उसकी लेवल जो होती है वो कंपैरेटिवली इजी होती है ना। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। तो मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स को ऐसे लिखूंगा, इनकी डिफरेंस आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई फ्यूल सेल्स आर मोर एडवेंटेशियस देन दैट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। मतलब एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की ओर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछता है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो वो एमसीक्यू बनेगा, या सिंपली आपको बनेगा यस आर नो की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, अगर 1 मार्क की बात करेंगे तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर ओ आर लिखूंगा। इसमें आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स याद रखने हैं। तो वैसे भी उनको अगर आप निकालोगे भी, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर के बारे में बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और इसी में डेफिनेशन क्या आ सकते हैं, डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। इसी में एक और 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी आपको, आपके टेक्स्ट में 2 एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल कोट करो वहां से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 3 मार्क का क्वेश्चन, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच की डिफरेंस आपको निकालनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, effect of temperature on reaction rate, what will be the effect of temperature on rate of reaction, आर ओ आर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, उनकी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना।
तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इस यहाँ पे आपको एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स भी आ सकता है ना। टी हाफ डिफाइन टी हाफ। और टी हाफ किसके लिए निकालना है आपको? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और किसके निकालना पड़ किसके लिए निकालना पड़ेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये दो रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, इनके लिए आपको टी हाफ निकालना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे टी हाफ के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, तो टी हाफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस करना। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से आ सकता है, स्टेटमेंट सिर्फ देना पड़ेगा। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सिर्फ स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट। तो 2 मिनट का काम है ना। फैराडेज लॉज, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा? वो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। स्टेटमेंट दे दो, फिर इक्वेशन दे दो, काम हो गया आपका, है ना। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है क्वेश्चन आएगा, बट उतना हाई रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। और ये किसका निकालना है? फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का। ये भी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और किसके लिए? ये जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती होगी ना, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसके लिए एक वीडियो बना, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो उस पे बनाऊंगा, है ना। तो ये हो गई हमारी बात फिजिकल केमिस्ट्री की। आते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, यहाँ पे दो चैप्टर्स है। एक है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट पे, मतलब म्यू निकालना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन देगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ये आपको एमसीक्यू के बेसिस पे आ सकता है। एमसीक्यू के बेसिस पे आ सकता है कि Fe2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट बता कितना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। नंबर सेकंड, व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, है ना। एक्सप्लेन द कलर इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या मैं लिखूंगा डायरेक्ट, व्हाई most of the transition metal transition metals form colored complexes। फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे दो तीन रीजन देने देने पड़ेंगे आपको। एक, आपको T2Z EG जो ट्रांजिशन होगी वो रीजन देना पड़ेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे LMCT और MLCT, मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद सॉरी इसके बाद, वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करना है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, KMNO4, KMNO4 एंड K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसके बेसिस पे आपको आएगा सिर्फ इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आपको बतानी पड़ेगी कि एसिडिक मीडियम में ये क्या क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज। बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन करेंगे, और न्यूट्रल मीडियम मीडियम में किसका ये ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना। ये चीज आप टेक्स्ट से पढ़ना, वहां पे लिखा है एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन, कौन कौन से सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करेगा, और बेसिक मीडियम में किसका ऑक्सीडेशन करेगा, न्यूट्रल मीडियम में किसका ऑक्सीडेशन करेगा। उसके बाद जो लास्ट पे यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं ज्यादा स्टार मार्क करूंगा। दैट इज काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आपको बताना पड़ेगा कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है।
अगर इतना आ गया तो 2 मार्क का होगा। साथ में अगर आ गया कॉज, या साथ में आएगा कॉन्सिक्वेंसेस, अगर पूरा आ गया तो 5 मार्क का होगा। अगर या सिर्फ आ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, या आ सकता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, या आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ नाइट कंट्रैक्शन। है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक में एक और चैप्टर है, दैट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आप फ्यूचर नीट की बात कर रहे हो ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल ऑफ 12 मार्क्स, है ना। लेकिन बोर्ड की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, टेक्स्ट बुक पे दूसरे या तीसरे पेज पे लिखा होगा टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जहाँ से डेफिनेशंस आपको देने होंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स होंगे। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। उसके बाद चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। कोऑर्डिनेशन से फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे, यहीं पे आपको आएगा लाइगेंड्स क्या होते हैं, और लाइगेंड्स में आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल्स दो दो याद रखो। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा कि मोनोडेंटेट लाइगेंड की 2 एग्जाम्पल्स दे दो, बाइडेंटेट की 2 दे दो, ट्राइडेंटेट की 2 दे दो, या हेक्साडेंटेट लाइगेंड की एग्जाम्पल 1 दे दो, है ना। तो एग्जाम्पल्स याद रखना है, मोनोडेंटेट, मैं सिर्फ यहाँ पे मोनो लिखूंगा, इट इज मोनोडेंटेट। यहाँ पे बाइडेंटेट की याद रखना, और यहाँ पे हेक्साडेंटेट की एग्जाम्पल याद रखना। हेक्साडेंटेट यहीं पे याद रखो, इट इज ईडीटीए, इथिलीन डायमाइन टेट्रा स्टेट। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखना, और स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे ये भी देखना कि इसमें ओ डोनार्स कितने हैं और एन डोनार्स कितने होते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स में एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, व्हाट आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, या एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद रखना। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स एग्जाम्पल्स के बगैर ये वाला चैप्टर नहीं चलेगा, है ना। तो बात करेंगे और आगे जाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई की बात करेंगे, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन दोगे तो किसी काम का नहीं है। और उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। उसके बाद सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आयनाइजेशन और लिंकेज के सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे, वो बात करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या आप निकाल सकते हो, देखो क्या क्या निकाल सकते हो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। उसके बाद आप निकाल सकते हो वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। उसके बाद आप जियोमेट्री निकाल सकते हो। उसके बाद आप निकाल सकते हो वेदर इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है, गिवन एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसके बेसिस पे कौन से एग्जांपल्स आप करोगे, सिर्फ टेक्स्ट के एग्जांपल, सिर्फ टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स, टेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप यहाँ पे करो, बस टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स के बाहर कुछ नहीं करना। उन्हीं एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप 1-2 बार रिवीजन करोगे।
वैसे अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ोगे ना, तो यू नीड नॉट टू गो फॉर द एग्जांपल्स, तब आपको खुद समझ आएगा एक ही एग्जांपल से, फिर आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये बात हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। यहाँ पे एक और 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, होमोलेप्टिक एंड हिटीरियोलेप्टिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक, इनकी एग्जाम्पल, और हिटीरियोलेप्टिक, एक एक एग्जाम्पल याद करो। हिटीरियोलेप्टिक, इनकी एक एक एग्जाम्पल याद रखो बस। ये आएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ बात करते हैं, सबसे जो बच्चों को टफ लगता है ना, जो सबसे इजी होता है, वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोर्ड की बात करेंगे, तो सबसे इजी आता है बोर्ड में, 12th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पेपर सबसे इजी आता है। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सेकंड, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थर्ड। तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे तीनों चैप्टर्स को, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, फंक्शनल ग्रुप सेकंड, फंक्शनल ग्रुप थर्ड को कोलैबोरेट करके गेस बनाऊंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो है, इनकी एग्जाम्पल जो हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपको देनी पड़ेगी, SN1 की दो, SN2 की दो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, उसकी फार्मूला क्या है, सिर्फ फार्मूला याद रखनी है। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है, उसकी फार्मूला याद रखनी है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इनकी फार्मूला याद रखनी है, यस और नो के बेसिस पे आ सकता है। कंपाउंड वहीं पे देगा, बोलेगा क्या ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या बोलेगा दिस इज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आपको यस ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत इजी है। उसके बाद अगर हम हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स की बात करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे फेनकल रिएक्शन, मैं लिखूंगा FS रिएक्शन, बुक टेक्स्ट बुक में दिया गया है फेनकल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। उसके बाद यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा, वाई हेलो एरीनस, तो ये हेलो एरीन है, मैं हेलो एरीन को बनाऊंगा। वाई हेलो एरीनस डू नॉट अंडरगो SN1 और SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इनमें SN1 और SN2 क्यों नहीं होता है, इसका रीजन देना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आते हैं इसी चैप्टर, जो ये हमारा पहला चैप्टर है ना, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स, इसके जो चैप्टर के जो लास्ट पेज है ना, जो लास्ट पेज है इसका, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, इसका जो लास्ट पेज है, वहां पे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। उस सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में यूजेस है और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है। तो किस किस का है, DDT है वहां पे, क्लोरोफॉर्म है वहां पे, CHCl3, वहां पे फ्रीऑनस भी है ना। 5-6 कंपाउंड से, इनके 2 यूजेस याद रखना, और 2 इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, 2 यूजेस एंड 2 इफेक्ट्स, बस ये याद रखना, उतना नहीं है। उनको निकालो, उनके 2 यूजेस और 2 इफेक्ट्स लिखो। बोर्ड एग्जाम में आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन, और कंफर्म आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्लियर। नाउ आते हैं अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, है ना। उसके बाद अल्कोहल की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पे दिया गया है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स्ट पे दिया गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स में बात, तो फिनॉल्स पे आते हैं। फिनॉल्स की बात करेंगे, फिनॉल्स में आएगा आपको राइमर टाइमर रिएक्शन, मैं लिखूंगा RT रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिनॉल्स में ही आपको रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, फिनॉल का रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो ये मैं फिनॉल लूंगा यहाँ पे।
इसको मैं जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करूंगा विद जिंक। और फिनाल की अगर आप एक दो प्रिपरेशन याद रखोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आ सकता है गिव टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। क्लियर हुई ना बात। अब ईथर्स इसी यूनिट में है, तो ईथर्स में आ सकता है फिनॉल्स में। एक और चीज टेक्स्ट में एक टेबल छोटा सा दिया गया है जहाँ पे पीके वैल्यू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल भी दिया गया है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल भी और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी दिया गया है। उसमें एसिडिक ऑर्डर पे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू आ सकता है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो अगर आप पढ़ोगे बेहतर ही होगा, क्योंकि नीट में वहां से क्वेश्चन को आना ही है ना। तो बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करना है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन व्हाई अल्डिहाइड्स अंडरगो फास्टर, या द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स इज मच मोर देन दैट ऑफ कीटोन्स। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो ये टेक्स्ट के इस चैप्टर के पहले वाले ही 2 पेजेस पे लिखा गया है, उसको एक दो बार पढ़ो हो जाएगा क्लियर, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन वेटेज है तो इस चैप्टर की है। यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, कलमेंसनस रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। कलमेंसनस रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, कनाजारो रिएक्शन, कनाजारोस रिएक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट होना चाहिए कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट्स एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोजिनमॉन्ड्स रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, रोजिनमॉन्ड्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन भी यहाँ पे आएगा, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। टिन एंड HCl। हम आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, बेसिकली आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, कौन सा रिएजेंट क्या करना है, फिर रिएक्शन का नेम याद रखना है बस, फिर आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्वेश्चन आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर उसके बेसिस पे आपको MCQ पूछेगा। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक नेचर ऑफ COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो टेक्स्ट है उसके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो है वहां पे 2 पेजेस पे इसका डिटेल्ड कंसेप्ट दिया गया है, वो पूछेगा, है ना। तो वहां पे उसने एग्जांपल भी दी है कि फॉर्मिक एसिड है, फिर हमारे पास क्लोरोएस्टिक एसिड है, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, उनमें से बताना है आपको कौन सा ज्यादा एसिडिक है एंड वाई, है ना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोजाइलिक एसिड जो है उनकी प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन आती है HVZ रिएक्शन, हेल वेलहोड जेनेस्की रिएक्शन। HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेक्स्ट में है ये, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आते हैं एमाइनस पे। एमाइनस हमारी ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होगा, है ना। एमाइनस की बात करेंगे। एमाइनस में अगर हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले बेसिक नेचर ऑफ एमाइनस और बेसिसिटी ऑफ एमाइनस, बेसिसिटी ऑफ एमाइनस। उसके बाद यहाँ पे हिन्सबर्ग टेस्ट होता है, हीजनबर्ग टेस्ट होता है, हिन्सबर्ग है, हीजनबर्ग नहीं है, हिन्सबर्ग टेस्ट, हिन्सबर्ग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे डायजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम
साल्ट। तो इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। इसको स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है गब्रील थैलामाइड रिएक्शन। गब्रील थैलामाइड रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन का एक और रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एमाइन से पूछे जा सकते हैं। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन्स, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने कोट किए। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है, दैट्स बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में गैस क्या ही देंगे बेसिकली, क्यों? बिकॉज ये आपने बायो में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स में अगर बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। पहले आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, उतना नहीं है, 11 से पढ़ के आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आरएनए और डीएनए के बीच की डिफरेंस, आरएनए एंड डीएनए जो है इनकी डिफरेंस। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। डेफिनेशन ही याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे देना, डायग्राम बनाना उस न्यूक्लियोटाइड की और न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड्स। यहां से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर वाइटामिन्स भी आ सकता है। बस सिंपल डेफिनेशन, व्हाट आर वाइटामिन्स। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इतना याद रखो, इतना काफी है। तो ये जो गेस्ट पेपर है ये मैंने 12th जेके बोस क्लास के जेके बोस केमिस्ट्री पेपर के लिए बनाई। आई होप कि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप इतना इस पे ही फोकस मत करना है, इसके अलावा भी आप पढ़ना, सो दैट आपकी परसेंटेज जो है परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर लाउड ones. In case if you feel any difficulty in solving these questions, please do comment in the comment section. I'll make a dedicated video on those topics where you are lacking.